नमस्कार, एम प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कृषि विधेयक संसद से पास हो गया है। सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है। सरकार का कहना है कि अब तक के सबसे बड़े कृषि सुधारों में से एक है। वहीं विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेर रहा है और कुछ जगह पर किसान भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी। सर, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने जब कहा, देश के कृषि मंत्री ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, फिर भी किसान क्यों सड़कों पर आए? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में जितने भी कदम उठाए वो किसानों के हित में थे। चाहे वो खाद का मूल्य कम करने की बात हो, नीम कोटेड यूरिया की बात हो, किसानों के लिए पैसा भी 50% पहले से ज़्यादा मिलना शुरू हो गया है। फिर यहाँ तक कि 1 लाख करोड़ रुपया कृषि आधारभूत ढांचे के लिए हम खर्च करने वाले, यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, स्टोरेज फैसिलिटी बनेगी, देश भर के कोने कोने में भेजने के लिए गाड़ियों को लगाना होगा, रेलगाड़ी से लेकर कोई ट्रक की बाकी सब सुविधा, इन सब तरह की सुविधाओं के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च मोदी सरकार करने जा रही है। अब जहाँ तक इस बिल की बात आती है, इस पर क्या प्रश्न कांग्रेस ने उठाया कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। मैं देश के किसान भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, एमएसपी पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस बिल में ना पहले कभी एमएसपी आता था, ना इस बिल के आज कभी एमएसपी है। एमएसपी एक व्यवस्था है जो सरकार द्वारा बनाई गई और वर्षों से चली आ रही है। हमारी सरकार ने इस महामारी के समय भी पूरी खरीद एमएसपी के अंतर्गत की। न्यूनतम समर्थन मूल्य में हज़ारों करोड़ रुपए दिए। पंजाब हरियाणा में सारी खरीदारी हुई और मैं किसानों को विश्वास दिलाता हूँ आगे भी होगी। दूसरा, किसान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी उसकी तुलना में आज क्या है, उससे गेहूं की 73 गुना ज़्यादा खरीद होती है। 73% ज़्यादा एमएसपी में खरीद होती है और धान की 114% ज़्यादा खरीद होती है। यानी कि हमने एमएसपी पे ज़्यादा खरीदारी की। और दूसरा, जो दाम है वो भी एमएसपी के दाम मोदी सरकार ने बढ़ाए। मैं बताता हूँ, गेहूं की एमएसपी 41% ज़्यादा, धान की एमएसपी 43% ज़्यादा, मसूर की एमएसपी 73% ज़्यादा, चने की एमएसपी 65% ज़्यादा, मूंग की एमएसपी 60% ज़्यादा, उड़द की एमएसपी 40%, अरहर की एमएसपी 40%, सरसों की एमएसपी 52% ज़्यादा और मूंगफली की 32% ज़्यादा। ये मोदी सरकार ने 6 साल में किया। अब हमने क्या किया है कि एक देश एक बाजार, ज़्यादा पैसा ज़्यादा व्यापार। किसके लिए? किसान के लिए। किसान केवल पहले मंडी तक सीमित था, अब हमने कहा मंडी भी रहेगी लेकिन मंडी के बाहर भी किसान बेच पाएगा। देश के किसी कोने में किसी व्यक्ति को किसी भी दाम पर अब किसान आज़ाद है सामान बेचने के लिए, उसको बेहतर दाम मिलेगा। किसान की इस खुशखबरी है किसान के लिए, पूरे देश में इसकी खुशखबरी मनाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस पंजाब में ऐसा क्यों कर रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मंडी के नाम पे उनको गुमराह कर रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी। नहीं, राज्यों का अधिकार है मंडियां चलाना, नहीं चलाना। पंजाब को पीड़ा इसलिए होती है गौरव जी, कांग्रेस वहाँ पर 6.5% या 8.5% वहाँ पर टैक्स लगाती है, हज़ारों करोड़ रुपया उससे इकट्ठा करती है। हज़ारों करोड़ रुपया कांग्रेस अपनी राजनीति पर खर्च करती है। कांग्रेस के सांसदों ने पार्लियामेंट में कहा कि हज़ारों करोड़ अगर पंजाब सरकार के पास आने बंद हो जाएंगे तो क्या होगा। मैं कांग्रेस के सांसदों और कांग्रेस के मुख्यमंत्री से और कांग्रेस की अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों की जेब में पैसे जाने बेहतर है कि पंजाब सरकार की जेब में पैसा जाना बेहतर है? हम चाहते हैं कि किसान की जेब में पैसा जाए, हज़ारों करोड़ रुपया। कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि सरकार की जेब में जाए। उनका सवाल ये है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, बाहर टैक्स नहीं लगेगा, तो धीरे धीरे फिर मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये आशंका है उनकी। नहीं, देखिए क्या चाहिए हमें। पहले कितने तरह के टैक्स से, अब एक जीएसटी लगा तो जीएसटी का शुरू में विरोध हुआ। यही कांग्रेस पहले जीएसटी लाना चाहती थी लेकिन जब हम लाए तब इसका विरोध करते थे। आज पूरे देश भर में सिस्टम लागू है। यही कांग्रेस है जो 2014 में कहती थी कि ये आएंगे तो ये मंडी एक्ट से बाहर भी लोगों को, किसानों को सामान बेचने का मौका देगी। राहुल गांधी और अजय माकन, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अजय माकन जी ने कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई, 11 मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया और सब ने कहा कि हम मंडी एक्ट से बाहर जाएंगे।
इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा, पंजाब में भी कहा, देश में भी कहा। जब मोदी जी ने ये लागू कर दिया तो कांग्रेस को इसकी पीड़ा क्यों है? हमने ये भी कह दिया कि 3 दिन के अंदर किसान को पैसा पूरा मिल जाएगा। कहीं पैसा ना मिले, दिक्कत आती है तो 1 महीने के अंदर एसडीएम उस इशू को रिजॉल्व करके देगा। हमने तो सारी व्यवस्था बना दी। कमी कहाँ रह गई? अगर इतना कुछ है, क्या सांसद या सरकार कन्विंस नहीं कर पाई कोरोना काल की वजह से या दूसरी वजह से? किसानों का भरोसा जीतने में क्या कहीं चूक हो गई? देखिए, जैसे पंजाब की सरकार ने अनौपचारिक रूप से पहले कहा कि प्रधानों को भी बुलाओ धरने प्रदर्शन में। अब पंचायत के प्रधान को इस काम में लगा दोगे और उनके अधिकारी ने एक नोटिस निकाल दिया, उसको बाद में कार्रवाई उसके ऊपर कर दी। जहां सरकारी धरना प्रदर्शन कराने में लगी है वहां पे क्या होगा? देश के बाकी राज्यों में अगर इसका लाभ मिला तो पंजाब और हरियाणा के किसान को क्यों ना मिले? अगर उसके पास अवसर, मौका हो कि वो एक व्यक्ति के बजाय 10 व्यक्तियों में से किसी एक को माल बेच सके, उसको जहाँ ज़्यादा दाम मिलता है वहाँ पे मिले। दूसरा ये कहा जाता है कि उसकी ज़मीन ले लेंगे। कौन लेगा ज़मीन? पंजाब में तो आज भी ठेके पे ज़मीन जाती है, आज भी ठेके पे ज़मीन जाती। मैं तो ये कहता हूँ, हमने तो कानून में क्या कहा, ज़मीन किसान की रहेगी, केवल फसल का ठेका होगा। यानी कि फसल की कीमत लगेगी बुआई से पहले, और अगर जब फसल काटने का समय होता है, कटाई के समय, अगर मार्केट में उसका दाम बढ़ जाता है, मान लो बुआई के समय 100 रुपये तय हुआ और कटाई के समय 150 रुपये हो जाता है, तो जो 50 रुपये ऊपर है उसका भी एक हिस्सा किसान को जाएगा। तो इसमें किसान को लाभ है। दूसरा, अगर उसने फसल बीजने के लिए ज़मीन दे भी दी तो जब किसान चाहे तब वो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, और उस ज़मीन पर अगर किसी ठेकेदार ने आकर अपना ट्यूबवेल लगाया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया, कुछ और स्टोरेज भी बनाया, तो वो भी जब किसान बोलेगा मुझे आपसे अनुबंध नहीं करना, तो सारे का सारा उसको उठाना पड़ेगा। नहीं उठाता है तो सारे का सारा वो किसान का हो जाएगा। तो सारा का सारे किसान के पक्ष में है। किसान के विरोध में तो एक भी चीज़ नहीं है। मंडी भी रहेगी और मंडी के बाहर भी माल बेच सकते हैं। सवाल तो ये ना, फिर कन्विंस करने में कहाँ दिक्कत आई? अब कन्विंस करेंगे? क्योंकि झूठ का प्रोपेगेंडा इतना खड़ा कर दिया। कांग्रेस 3 साल में पंजाब में कुछ नहीं कर पाई। अब उसको लगता है 2022 का चुनाव हम कैसे लड़ेंगे पंजाब में, तो 22 के चुनाव को देखकर किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। विरोध तो हरियाणा में भी हो रहा है ना। मैं कैप्टन अमरिंदर जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने शुरुआत की थी कैंपेन की कि जिन किसानों ने आत्महत्या की उनके परिवार को नौकरी देंगे। आज तक कहाँ नौकरी मिल पाई? उन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर पेमेंट दिलाएंगे, कहाँ वो दिला पाए? इनके अपने घोषणा पत्र में कि एपीएमसी एक्ट से बाहर जाएंगे, कहाँ अमरिंदर जी? अगर आपने वो कानून विधानसभा में पास किया है तो क्या आप उसको वापस लोगे? या आपने जो घोषणा पत्र में कहा आप नहीं कर पाए तो क्या माफ़ी मांगोगे? मैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कैप्टन अमरिंदर जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जब पहले घोषणा की थी तब आपने तब झूठ कहा था कि आज आप झूठ कहते हो? क्या इसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल माना जाए? बिल्कुल नहीं। हमने कहा राज्य तय करें, मंडियां चाहिए, मंडी चाहिए तो बिल्कुल चलाओ, कोई मना नहीं किया। हमने तो कहा हम एक ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जहां पर किसान को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो अपना सामान बेचेगा, किसान को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 8.5% किसान का टैक्स पंजाब में बचता है और किसान को उसका एक बड़ा हिस्सा 5 या 7% किसान के हिस्से आता है, तो मैं चाहता हूँ MH1 चैनल बताए कि किसान को कितना लाभ। अगर इतने क्विंटल माल किसान पहले बेचता था, उस पर 8-8.5% अगर उसको टैक्स लगता था मंडी कमेटी का, तो अब वो नहीं देना पड़ेगा, तो किसान की जेब में फालतू पैसा कितना जाएगा? यही तो वो कह रहे हैं कि फेयर कंपटीशन नहीं है, अंदर टैक्स है बाहर टैक्स नहीं है, तो मंडियां कोलैप्स कर जाएंगी। फिर वही बात, मंडी किसके हित में? अगर मंडी से किसान को लाभ हो रहा है तो किसान बिल्कुल वहीं जाएगा। हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं। मान लीजिए एक मोहल्ले में एक दुकान थी, आपने उसके साथ 4 दुकानें और खुलवा दी, तो उपभोक्ता को लाभ होगा नहीं होगा? माल बेचने को लाभ होगा नहीं होगा? तो किसान को ऐसा ही लाभ होगा, वो एक दुकान की बजाय 5 दुकानों में से किसी पे माल बेच सकता है। हरियाणा का किसान तो ये कहता है ना सर कि जो धान का रेट उसे हरियाणा में मिल रहा है वो उसे बिहार में तो नहीं मिलेगा। बिहार के किसान तो चुपचाप यहाँ आकर बेचने की कोशिश करते हैं। फिर वही बात, राज्य की मंडी तो रहेगी, MSP भी रहेगा, उनका नुकसान कहाँ है? जब MSP नहीं जा रही, खरीद वैसे ही रहेगी।
और हमने तो 114% खरीद ज़्यादा की है, यानी कि दुगनी खरीद की है। लाखों करोड़ रुपए हमने ज़्यादा खर्च किया खरीदारी करने पे, कांग्रेस ने नहीं किया, हमने किया है, मोदी सरकार ने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने किया भी, किसानों को 6,000 रुपया साल का उनके खाते में जमा कराया, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त कराई ना मोदी सरकार ने, पीएम किसान में 10.5 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया हमने दिया। प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर इतनी आशंका क्यों है? देखिए, प्राइवेट प्लेयर ने जहाँ देश के बाकी हिस्सों में काम किया, वहाँ पर अगर छोटे से छोटा किसान भी अनार लगाता है, कुछ और लगाता है, तो उसको भी उसमें पैसे ज़्यादा मिलता है। उसकी फसल वहाँ से खरीद कर अगर वो एक्सपोर्ट करता है, देश में बेचता, तब भी उसको पैसा ज़्यादा मिलता है। अगर बाकी देश के किसान को भी लाभ मिला, इसमें और भी मिलेगा। मंडी तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, मंडी के बाहर भी काम करना पड़ेगा। तो हमने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, अब तो किसान को आज़ादी दी, देश के किसी कोने में किसी व्यक्ति को किसी भी दाम पर माल बेचे, और जाना नहीं पड़ेगा किसान को। पंजाब हरियाणा के किसान को ये थोड़ी तमिलनाडु जाना पड़ेगा, उसको तो वहीं पे माल बेचना है। एक व्यवस्था है जो ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस है, ऐसी कई और प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि जहाँ दुनिया भर के देश इसका लाभ उठा रहे हैं, तो हिंदुस्तान का किसान क्यों ना उठाए। अगर 72 वर्षों के कानून से किसान खुशहाल नहीं हो पाया, तो क्या हम आज बदलाव लेकर आ रहे हैं? क्या 2 साल किसान को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? अगर उसमें उनको खुशी नहीं मिलेगी तो उसमें बदलाव करने में हमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन देखें तो सही। आप पहले कह दो कि उसका नुकसान है, कैसे नुकसान है? मंडी वहीं पे है, एमएसपी वहीं पे है, आपकी ज़मीन आपके पास है, तो नुकसान कैसे होगा? आपको तो ज़्यादा दाम मिलने की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। एक आशंका और किसानों की आई थी, उस पर आप स्पष्टीकरण दे दीजिए कि पैन कार्ड के आधार पर व्यापारी खरीद कर लेगा। अब मान लीजिए कोई आता है और हिमाचल में सेब ले जाता है, वो अगर इधर उधर चला गया, तो ये छोटा जो किसान है ये कैसे उन्हें ढूंढेगा? क्या उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए व्यापारियों का? देखिए, 3 दिन का मतलब 3 दिन के अंदर पैसा मिलेगा। और पैन कार्ड किस लिए? जो रजिस्टर्ड होगा, उसका कोई पिछला रिकॉर्ड होगा, कहाँ रहता है, तभी इसलिए सब व्यवस्था खड़ी की गई है। आखिरकार दुनिया भर के देशों में अगर ये व्यवस्था चलती तो यहाँ पे चलने में क्या दिक्कत है? वहाँ के किसान ज़्यादा कमाता तो हमारा किसान ज़्यादा क्यों ना कमाए? और हमने तो कहा है कि एसडीएम 1 महीने के अंदर अगर कोई ज़मीन की बात आती है, कोई फसल के पैसे की बात आती है, तो सब वो सारे संकट दूर करेगा, निर्णय देगा 30 दिन के अंदर, और पेमेंट तो 3 दिन के अंदर करनी है। ये उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, पहले कहाँ था? ये तो हमने कानून बनाया है। क्या आप ये कह रहे हैं कि किसानों को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ये इसमें मतलब जो आशंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, किसान भाई और बहनों, आपको घबराने की 1% भी नहीं चाहिए। ये मोदी सरकार है। मोदी जी ने गुजरात में कृषि दर 18% पर ले गए थे, देश का कोई राज्य नहीं कर पाया। वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कैश क्रॉप से लेके बाकी सब भी होती, कैसे? पानी की सुविधा भी बनाई, बाकी सब भी किया, तो मोदी सरकार ने किया है। हमारी बाकी सरकारों ने मध्य प्रदेश में भी किया, बाकी जगह भी किया है। सर, सवाल लेबर कोड बिल को लेकर भी हैं, उस पर भी विरोधियों ने कहा कि बहुत जल्दबाजी दिखाई सरकार ने, चर्चा नहीं की और बहुत जल्दबाजी में इसको पास कराया गया। आप उसे भी ऐतिहासिक बता रहे हैं? निश्चित तौर पर इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ज़्यादा उद्योग लगेंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। और मुझे बताइए, मैं चाहता हूँ आप लोग एक काम तो ज़रूर करिए। 72 वर्षों में जो पुराने श्रम कानून है, लेबर कोड है, उसमें कितने केसेस का आज तक निपटारा हुआ, कितने श्रमिकों को क्या क्या लाभ मिला? अब जाइए ना। कानून केवल किताबों के लिए नहीं होना चाहिए, श्रमिकों के हित में होना चाहिए। अरे हमने तो पेंशन तक की बात कर दी। हम लोगों ने पेंशन मोदी सरकार ने लगाई, किसानों को चाहे 6,000 रुपये मिलता तो किसानों को भी किया, मजदूरों के लिए भी ये जो अटल पेंशन योजना से लेके श्रम योगी मानधन योजना से लेके बाकी सब लाए मोदी सरकार लेकर आई है। भाई साहब, कहाँ थे पहले? जिनको 13-13 रुपये पेंशन मिलती थी उनको भी हमने 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की है। ये मोदी सरकार के निर्णय हैं। और इस श्रम कानून में बदलाव से सबको लाभ होगा, देश में व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड पर आपने कांग्रेस के सदस्यों को नाराज कर दिया संसद में। वो पीएम केयर्स पर जानना चाहते थे, आप उनको नेशनल रिलीफ फंड पर ले गए। देखिए, मेरा काम कोई कांग्रेस के सदस्यों को खुश करना या नाराज करना नहीं है। मेरा दायित्व देश के प्रति है। अगर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड 1948 में पंडित नेहरू जी ने एक शाही हुक्म, शाही फरमान करके कर दिया और ट्रस्टी रजिस्टर नहीं कराया। 1908 के कानून के अंतर्गत उनको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए थी, नहीं कराया, क्योंकि नेहरू जी थे भाई, नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कानून में विश्वास नहीं था। फिर उस ट्रस्ट को 25 साल के बाद इनकम टैक्स में 12A में रजिस्ट्रेशन कराई 1973 में जाके। 1961 का वो कानून है, बगैर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के 12A की रजिस्ट्रेशन होगी। जब ट्रस्टी रजिस्टर ने उसको 12A की रजिस्ट्रेशन दे दी, ATG की एग्जम्पशन दे दी 100%। फिर इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 में बनाया, उसमें लिख के दे दिया प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को इसमें राहत मिलेगी, CSR का पैसा इस पर खर्च होगा। जो ट्रस्टी रजिस्टर नहीं है उसको आपने दे दी। फिर आपने FCRA की क्लियरेंस इनको 2011 में दे दी। जो ट्रस्टी रजिस्टर ने आपने उसको सब सुविधाएं दे दी। और क्यों? क्योंकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन होंगे? प्रधानमंत्री, कांग्रेस का अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, टाटा ट्रस्ट का एक सदस्य और एक इंडस्ट्री का सदस्य। आप बताइए, ये व्यापारी का उस पर क्या काम है या कांग्रेस के अध्यक्ष का उस पर क्या काम है? जबकि हमने जो PM केयर्स बनाया उसका ट्रस्ट रजिस्टर 27 मार्च 2020 को 3 दिन के अंदर करवा दिया। उसकी 12A और ATG की एग्जम्पशन हमने कानून के अंतर्गत दी, FCRA और CSR की परमिशन कानून के अंतर्गत दी। एक एक कदम कानून के तहत उठाया। उस पर ये सवाल खड़ा करते हैं, उसमें कोई BJP का अध्यक्ष नहीं रहेगा, हमने ऐसा नहीं लिखा है। उसमें वही लोग रहेंगे जो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री होंगे। आज हमारी सरकार है, हमारे कल को किसी और की होगी तो उनके रहेंगे। ये थोड़ी कि कांग्रेस का अध्यक्ष हर तरह प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में रहेगा। इसका क्या हुआ गौरव जी? आप देखिए, देश की जनता को बताना चाहिए। 1964 में पंजाब में, दिल्ली में, असम में, बाकी जगह देश के 8 राज्यों में बाढ़ आई, लाखों लोग बेघर हो गए, उनको पैसे की आवश्यकता थी। उस समय के प्रधानमंत्री को रोका गया कि आप प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के लिए अपील ना करें कि इसमें पैसा है। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट में पैसा नहीं आता अगर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ ट्रस्ट में पैसा आ जाता। क्या सोच है कांग्रेस की? जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट को प्राथमिकता दी, एक परिवार के ट्रस्ट को प्राथमिकता दी, लेकिन प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को प्राथमिकता नहीं दी। दूसरा, 1985 में राजीव गांधी जब आए, प्रधानमंत्री बने, सारे अधिकार उन्होंने ले लिए प्रधानमंत्री के पास। उसके बाद आज तक कोई बैठक नहीं हुई। 1985 से 2020 तक प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की कोई बैठक ही नहीं हुई। राजीव गांधी जिसको चाहे उसको पैसा दे दें। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने, उन्होंने 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को देने के लिए कर दिया। देश के बजट में से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा। एक परिवार का, क्या आपके परिवार के किसी और के, किसी भी दर्शक के परिवार को, उसके ट्रस्ट को कोई भारत सरकार पैसा देती है? और यही नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से पैसा प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में इकट्ठा होता था और उसको वहां से पकड़कर सोनिया गांधी UPA की सरकार में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की सदस्य थी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के नाते, और दूसरी तरफ राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उसके सदस्य थे। एक हाथ से प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में PM के नाम पे पैसा इकट्ठा करते थे और दूसरे हाथ में राजीव गांधी फाउंडेशन को दे देते थे। ये गोरख धंधा था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निश्चित तौर पर। इसके अलावा जैसे वो NAC की चेयरपर्सन थी और इनके ट्रस्टों की सदस्य थी, वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था। और सोनिया जी, मैं आज पूछता हूँ, आपने चाइना से पैसा लिया राजीव गांधी फाउंडेशन में, आपने भगौड़े मेहुल चौकसी से पैसा लिया, आपने यस बैंक के मालिक राणा कपूर से पैसा उसमें लिया, आपने शाह से पैसा लिया जो स्कैम करते थे आपके इसका सिक्योरिटीज़ का, उससे 50 लाख आपने ले लिया। आपने छोड़ा कौन? ऐसा कोई बचा नहीं जिसको गांधियों ने ठगा नहीं। सर, अंत में जो किसान देश के आपको सुन रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देश के किसान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, MSP था, MSP है, MSP रहेगा। MSP 2014 की तुलना में 114% ज़्यादा खरीद मोदी सरकार ने की। MSP की कीमत में
40% से 73% की वृद्धि अलग अलग फसलों के लिए मोदी सरकार ने की। मंडी एक्ट था, मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी। मंडियों के अलावा अब आपको बाकी अवसर दिया गया है कि आप अपनी लोकल मंडी के अलावा देश में भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी दाम पर किसी भी समय अपना सामान बेच सकते हैं, किसी भी दाम पर बेच सकते हैं। आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया। पहले आपका बाजार सीमित था, अब आपका बाजार पूरा देश हो गया है। एक देश, एक बाजार, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा व्यापार। और यही नहीं, जब पारदर्शिता आएगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा, आपकी ज़मीन किसान की है, किसान की ही रहेगी। केवल फसल का ठेका होगा, आपकी ज़मीन को कोई नहीं छीन पाएगा। कानून में लिखा है किसान जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, फसल को वो अनुबंध तोड़ सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बिल पूरी तरीके से किसानों के हित में है, किसानों को भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।